आज हम पढ़ेंगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत हम हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें बनती हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आपको यहाँ से जरूर प्रश्न मिलेंगे। देखना, हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां बहुत ही सामान्य प्रश्न यहाँ से बनते हैं और इनको आप याद रखिए। जिन जिन लोगों ने साथ साथ में बीएड किया है उन लोगों के लिए तो और भी अच्छी बात यह है कि यहाँ से आपको जो पीजीटी और एलटी है उन दोनों के लिए भी आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, उन दोनों एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर हम हिंदी की उपभाषाएं और बोलियों को आज जानने वाले हैं। तो आप सब लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा? आप लोगों ने इससे पहले देखा कि हमारी जो हिंदी रही है उसका विकास क्रम कैसे कैसे हुआ, विश्व की भाषाओं से हम कैसे जो है वो हिंदी तक पहुंचे। 3000 भाषाओं को हमने पहले दो भागों में बांटा। उन दो भागों को हमने फिर आगे जो है अलग अलग आधारों पर विभाजित किया, जिसमें हमने मेनली लिया पारिवारिक वर्गीकरण को, जिसमें भारोपीय परिवार की भाषा आती है। भारोपीय परिवार को भी हमने आगे कितने भागों में, 10 शाखाओं में डिवाइड किया। उन 10 शाखाओं में भी हमने 2 शाखाएं और ली, मतलब 2 ही भागों में उनको बांटा, सतम और केतुम। सतम वर्ग के अंतर्गत फिर आगे क्या हुए, 3 और उपभाग हुए। उन 3 उपभागों में से जो तीसरा उपभाग रहा वो कौन सा था? वो था आपका भारतीय आर्य भाषा। और वहीं से जो भारतीय आर्य भाषा आपकी रही, उसके फिर से आगे कितने भेद हो गए? 3 भाग हो गए या 3 चरण हो गए। प्राचीन भारतीय, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में जो विविध जो आपकी भाषाएं रही, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था, उनकी कुछ एक विशेषताएं हैं, उनकी कुछ एक लिपियां हैं, वो सारी चीजें हमने जानी है। देखना, कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि साहित्यिक दृष्टि से कौन सी उपभाषाएं या कौन सी भाषाएं जो है वो समृद्ध रही है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आज भी देखेंगे और पीछे वाली क्लासेस में जो जो चीजें हमने देख ली है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, आराम से उसको बनाइए। और ये आसान सा टॉपिक है, देखना पहले वाला। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। हिंदी की बोलियां, उपभाषाएं, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने कहा था कि डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक से आप इसको पढ़ लेना, वहां पर आपको इसके बारे में थ्योरी भी इसकी थोड़ी सी दिख जाएगी और बाकी चीजें भी आपको दिख जाएगी, है ना। तो यहाँ पर वैसे आप सारे लोग ही जानते हैं, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, देखना ये। एंड इसमें कोई ज्यादा मुश्किल बात आपको नहीं होने वाली है। 3 हमारे पास अपभ्रंश थे जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, अर्धमागधी, शौरसेनी और मागधी अपभ्रंश। अब ये मैंने आपको इस सीक्वेंस में क्यों बताया? क्योंकि आपको आगे जो है इसकी बोलियां भी याद रखनी है। अब ये बोलियां भी आपको याद रखनी है और इसकी जो उपभाषाएं हैं वो भी आपको याद रख लेनी है। इसलिए आप जो है बिल्कुल इसी सीक्वेंस में इनको याद रखें। आपको ज्यादा ऐसे नहीं जाना है कि पहले आपका शौरसेनी था, फिर आपका मागधी आएगा, फिर अर्धमागधी आएगा। आप इसको ऐसे याद रखिए, आपको तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ याद रखने से ही। ठीक है, याद रखने से संबंधित क्या चीज है, यहाँ पर आपको 3 उपभाषाएं, देखना आपको मतलब उससे ही है कि ये तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो आपके अपभ्रंश है वो 3 थे। ठीक है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी हिंदी, ये आपके 5 क्या रही हैं, उपभाषाएं रही हैं। अब इन उपभाषाओं में आपको सिंपल सा याद कर रख लेना है, पूर्व और पश्चिम की पहाड़ी के राजा बिहारी हैं। देखिए, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, पूर्व और पश्चिम की पहाड़ी के राजा बिहारी हैं। पूर्व से पूर्वी हिंदी, पश्चिम से पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी से पहाड़ी हिंदी और राजा से राजस्थानी हिंदी, बिहारी से बिहारी हिंदी। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी और बिहारी हिंदी, ये होगी आपकी 5 उपभाषाएं। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या याद रख लेना है आगे, इसी के अकॉर्डिंग आपको इनकी बोलियां याद रखनी है। और ये बहुत सिंपल सी चीज है और ये हिंदी के हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपको ये इसका एक चार्ट टाइप बनाना है और आपको ये जिंदगी भर याद रहेंगी। और जब ये आप किसी आगे को पढ़ाने को जाएंगे तो फिर आप इसको बहुत ही आसानी से इसको बता सकते हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 क्या रही हैं, ये आएगी आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलियां। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। आप बस इसको इस तरीके से ही याद रख सकते हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर दूसरे नंबर पर आपको याद रख लेना है कि जो आपका कौन सी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सबसे ज्यादा बोलियां आती है, देखना ये बात आपको ध्यान जरूर रखनी है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये है। यहाँ पर ओ और ब लिखा है, देखिए इसका मतलब है ओकार बहुला। ओकार बहुला से हम क्या समझते हैं, ऐसी भाषाएं जिनमें आपका ओ की ध्वनि आए लास्ट में, जैसे आयो, घोष, बड़ो, व्यापारी, आयो, बड़ो, ये ऐसे शब्द इसमें बीच में आए। देखिए इनका मतलब क्या है कि इसमें आपका ओ की ध्वनि आ रही है लास्ट में, तो इट मीन ये आपकी ओकार बहुला हो जाएंगी। और जैसे आपकी खड़ी बोली हिंदी है उसमें आपका आया, गया, ठीक है, इसमें आ का उच्चारण आ रहा है तो ये अकार बहुला है। सिंपल सी बात आपको ऐसे इसमें याद रखना है। ठीक है, इन्हें आप एक बार देखिएगा, है ना।
तो ये चीज आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है कि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की है, और ब्रजबुंदेली कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कई बार मिलान के लिए पूछते हैं, कई बार जो है इसमें सिंपल सा आपको पूछ लेते हैं कि भाई ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो उकार बहुला और आकार बहुला ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। यहाँ पर आगे आपका एक बार देखना है आपको पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। पहाड़ी हिंदी में आपकी जो मध्यवर्ती पहाड़ी आती है देखना, उसको ही लिया जाता है। किसको? मध्यवर्ती पहाड़ी को। ये मैंने आपको पहले भी बात बता दी थी। देखना इसमें जो गढ़वाल और कुमायूं का जो एरिया है उत्तराखंड का, वो आता है। इसी को याद रखना है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। कुमायूनी और गढ़वाली ये पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, और वो भी मध्यवर्ती पहाड़ी जो है ये रहती है ना। इसको आपने ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद आपकी आती है यहाँ पर जो राजस्थानी है, इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें तो बस यही याद रख लेना। लेकिन यहाँ पर देखिए पूर्वी जो राजस्थानी रही है, इसका कुछ अन्य नाम भी है, उनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। पूर्वी से हम क्या समझते हैं? पूर्वी का मतलब है पूर्व में है जयपुर, तो यहाँ पर हो जाएगी जयपुरी, ठीक है। और दूसरा है आपका पश्चिमी, ये भी आपको याद रख लेना है। अब पश्चिमी से हम क्या समझते हैं? पश्चिमी से आपको सिंपल सा याद रख लेना है कि पश्चिमी हिंदी के सॉरी पश्चिमी जो राजस्थानी है वहां पर है मारवाड़, तो ये मारवाड़ी हो जाती है। इसका अन्य नाम क्या है? मारवाड़ी, ठीक है। तो इसको आप एक बार याद रखिएगा, मारवाड़ी होगी आपकी पश्चिमी। इसके अलावा दूसरी जो चीज रहती है आपकी जो उत्तरी राजस्थानी है, उत्तरी से हम याद क्या रखेंगे? मेवाती, इसको भी लिख लीजिए मेवाती, ठीक है। ध्यान रख लेना इसको। उत्तरी का मतलब है मेवाती, और जो दक्षिणी है वहां का मतलब है मालवी। और कई बार ये प्रश्न आपसे आपको पूछा जा सकता है कि दक्षिणी राजस्थानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपको सिंपली याद रख लेना वो मालवी से जाना जाता है। पूर्वी को क्या कहा जाता है? जयपुरी कहा जाता है। जयपुरी का अन्य नाम क्या है? जयपुरी का ही अन्य नाम जो है वो ढूंढानी है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं, देखना जो ढूंढान प्रदेश है वहां के आसपास की इसको कहा जाता है, तो जयपुरी हो जाएगी आपकी ढूंढानी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको याद क्या रखना है कि जो जयपुरी या टोटल जो ये राजस्थानी रही है, इस राजस्थानी से मिलकर ही आपकी क्या बनी है? डिंगल और पिंगल बनी है, ठीक है। जो डिंगल और पिंगल शैली आप आदिकाल में आगे पढ़ेंगे, जब हम आदिकाल करेंगे वहां पर आपकी दो शैलियां आएगी, एक है डिंगल शैली, एक है पिंगल शैली, ठीक है। डिंगल से हम क्या समझते हैं? एक है राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी को आपको क्या सिंपल सा याद रख लेना है, एक है आपका राजस्थान में क्या चीज रहती है? राजस्थानी में एक तो डिंगल में राजस्थानी तो कॉमन रहेगी दोनों में, ठीक है। इसमें आपका और जुड़ जाएगा अपभ्रंश, ओके। और जो पिंगल है, पिंगल में क्या जुड़ जाता है? राजस्थानी प्लस आपका ब्रज। ये आपको ऐसे याद रखना है ना। मूल में क्या रहेगी? राजस्थानी ही रहेगी, क्योंकि आदिकाल का अधिकतर साहित्य आपको क्या मिलेगा? वो राजस्थान का ही मिलेगा। और यहाँ पर आपको सिंपल सा याद क्या रखना है? सिंपल से तरीके से आपको यहाँ पर केवल इतना याद रख लेना है कि जो अन्य इसमें रही हैं वो कौन सी जुड़ती थी, है ना। तो ब्रज और ये जो आपकी अवधि रही, ये आपकी भक्ति काल में भी रही, लेकिन टोटली ब्रज का जो आविर्भाव है वो थोड़ा सा पहले से भी हो गया था, देखना। इसलिए राजस्थानी में आपका अपभ्रंश को मिला दिया जाए तो डिंगल होगा, राजस्थानी में ब्रज को मिलाया जाएगा तो वो पिंगल हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान ये रखना कि जो आपकी पिंगल है, पिंगल जो है ये आपकी श्रृंगारात्मक जो रचनाएं हैं, यानी कि जो प्रेम और सौंदर्य की, या जिसको हम कोमल कांत पदावली की भाषा कह सकते हैं आप इसको। जैसे आप गीत गोविंद पढ़ते हैं जयदेव की, देखना उसकी जो भाषा क्या रही है वो थी आपकी पिंगल, वो पिंगल नहीं सॉरी, मतलब कोमल कांत पदावली की भाषा, संस्कृत मतलब कोमल शब्दों की भाषा। जो यहाँ पर डिंगल है इसको हम थोड़ा सा कर्णकटु मानते हैं। युद्धों इत्यादि का जो वर्णन मिलता है वो डिंगल शैली में मिलता है। वैसे भाषा नहीं है, ये शैलियां होती हैं, शैलियां हैं। भाषा तो आपकी आदिकाल में वही जो आपकी राजस्थानी मिश्रित रही है, देखना आप इसको शैली का रूप देते हैं। क्या जगह इनको भाषा भी कह लेते हैं कि डिंगल और पिंगल कैसे बनती है, तो ये आपको ऐसे याद रखनी है, ये काम आएगा आपका आदिकाल में। यहाँ पर आपको इतना ज्यादा इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सिंपल सा ऐसे याद रखें कि जो आपका डिंगल और पिंगल है वो भी राजस्थानी से ही मिलता जुलता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थानी के ये जो अन्य भाग हैं देखना, इन्हें आप जरूर याद रखें। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व से आपकी पूर्वी, पश्चिम से आपकी पश्चिमी, है ना। यहाँ पर पूर्वी का मतलब है जयपुरी, जयपुरी का मतलब है ढूंढानी, पश्चिमी का मतलब है मारवाड़ी, उत्तरी का मतलब मेवाती, दक्षिणी का मतलब है आपका मालवी। याद रखिएगा इनको, है ना।
इसके बाद आता है देखिए बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसमें तो 3 ही आती है और कुल मिला के ये कितनी अभी, ये हो गई 17। अब यहाँ पर कुछ लेखकों का मानना ये है कि ये है 18। तो 18वीं जो यहाँ पर बोली आती है हिंदी को बनाने के लिए, वो कौन सी है? वो है आपकी यहाँ पर जो दक्षिणी है, इधर लगेगी वो देखना, ठीक है। ये दक्षिणी कहाँ पर आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी इसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। लेकिन उसको लेकर के विद्वानों के अलग से मत हैं। कुछ लेखकों का मानना यह है कि दक्षिणी हिंदी जो रही वो क्या मानी जाती है, वो आपको याद रख लेना है कि वो आपकी स्वतंत्र भाषा कुछ लेखकों ने मानी है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लेखकों ने जो है उसको 18वीं बोली के रूप में जो है वो माना है, ठीक है। तो अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी पहले आ जाएंगी। इसको याद रखने की ट्रिक है ABC, ठीक है। ऐसे करके इसको याद रखिए। इसको याद रखने की होगी, देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की राजस्थानी के यही भाग हैं, ठीक है। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ऐसे याद रखिए। कौरवी, हरियाणवी ये आपकी आकार बहुला हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज आती है। देखिए जितनी भी आपकी आकार बहुला रही वो कौन कौन सी हैं, यहां पर ही हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ओकार बहुल जो आती हैं उनको आपको याद रखना है। ओकार बहुल का मतलब क्या है? चलिए ये तो बाद की बात है, यहीं पर लिखता हूं। ओकार का मतलब होता है जिनमें आपको ओ का ध्वनि बाद में दिखे। तो इसको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक, ओ ब्रजवासियों, ओ ब्रजवासियों, उसके बाद आपने ऐसा याद रख लेना है, बुंदेल और कन्नौज की मारामारी में ओ ब्रजवासियों, बुंदेल और कन्नौज की मारामारी में गढ़वाल और कुमायूं का माल भी गया। यहां लिखता हूं आगे, ये क्या हो गया, गढ़वाल और कुमायूं का माल भी गया। अब देखिए, अब यहां से आप किसकी ट्रिक याद रख लेंगे, जितनी भी ओकार बहुला बोलियां हैं वो आपको देखनी है। ओकार से मतलब है जिनकी ध्वनियों में लास्ट में क्या आए, ओ की साउंड आए, ठीक है। जिनके उच्चारण मतलब जब जब हम उस भाषा को बोलते हैं तो आपको ज्यादा ओ आ इस तरीके की साउंड आती हैं तो वो ओ हो जाएगा। तो ओ से ओकार बहुला जो आपकी बोलियां हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। ब्रजवासियों से यानी कि ब्रज भाषा भी इसमें आ गई। बुंदेल से आपकी कौन सी आ गई, बुंदेली आ गई। कन्नौज से कौन सी आ गई, कन्नौजी आ गई। देखिए यहाँ पर नीचे आपने इनको साथ साथ में क्या करते रहना है, इसको नोट डाउन भी करते रहना है इनमें से। तो यहाँ पर देखिए ब्रज क्या होगी आपकी, ये होगी ओकार बोला। तो चलिए ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी तो है ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्रज हो गई, यहाँ पर बुंदेली होगी, यहाँ पर कन्नौजी होगी, 3 ये हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि बुंदेल और कन्नौज की मारामारी, मारामारी से आपको याद रख लेना मारवाड़ी। अब मारवाड़ी कौन थी, मारवाड़ी थी पश्चिमी राजस्थानी, ठीक है। मारवाड़ी भी आ गई। इसके अलावा अब ये बोल रहा है कि गढ़वाल और कुमायूं, तो ये भी क्या आ गई, ये भी ओकार बहुला आ गई। गढ़वाल और कुमायूं का माल भी गया। माल भी से हम क्या समझते हैं, मालवी समझते हैं। अब मालवी कौन थी, वो थी आपकी दक्षिणी, ठीक है। तो ये हो गया आपके कितने, जो आपकी ओकार बहुला बोलियां रही हैं, ठीक है। 18 बोलियों में से कितनी बोलियां होंगी, 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 यहां पर होगी। और एक आपकी ब्रज होगी 8, बुंदेली और कन्नौजी आपकी कितनी होगी, नहीं यही होगी, हाँ यही आ गई, सारी यही आ गई। वो ब्रजवासियों मतलब ब्रज, बुंदेल, कन्नौज, है ना, सात। मारा मारी, यही होगी, 7 होगी। फिर अन्य जो बचती हैं आपकी, अब जो आपकी कुछ ऐसी हैं जिनको हम वाकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, वाकारांत। वा से हम क्या समझते हैं, जहां पर जैसे बिटवा, हुई गवा, है ना, जगदीशवा, खेलनवा, यहाँ पर वा की साउंड आ रही है। आ तो आकारांत की है, वैसे तो ये आकारांत है, लेकिन ये टोटली आकारांत नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, उदासीन आकार बहुला, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, उदासीन आकार बहुला। मतलब आ की ध्वनि तो है लेकिन वो पूर्णतः नहीं है, उसमें कुछ और भी है, इसलिए हमने उसमें वाकारांतता जोड़ दिया, ठीक है। तो उदासीन आकार बहुला यहाँ पर कौन सी हो जाती है आपकी, देखना, ये हो जाएगी आपकी अवधि। और बघेली और छत्तीसगढ़ी अवधि के ही भाग माने जाते हैं, बहुत सारे लेखकों ने इनको ऐसे माना, तो आप इसको ऐसे ही इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, कैसे हो गया ये, वाकारांत। लेकिन टोटली फिर आकारांत जो है वो कौन सी है, ये है कौरवी और हरियाणवी। तो यहां लिखा है देखिए आकार बहुला, तो यहां पर कौरवी और हरियाणवी क्या हो गई, ये आपकी आकार बहुला में आ जाती है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए।
फिर इसके अलावा आपकी आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो यहाँ पर आपको बिहारी हिंदी जो पूरी है ना, ये किस प्रकार आ जाएगी, ये आएगी इकार बहुला। ठीक है, बस ये भी हो गया, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। इकार बहुला कौन सी हो जाएगी, बिहारी हिंदी हो जाएगी। और भोजपुरी जो है, मगही और मैथिली, ये इसके आगे के पार्ट हैं। तो आप इनको भी ऐसे करके याद रखिए। तो अब आपको जो है ये अकारांतता, इकारांतता, उकारांतता, इसके आधार पर ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। यहां पर एक चीज और है, जो राजस्थानी है, इसको हम ट वर्ग बहुला भी कहते हैं, ट वर्ग बहुला। अब इसको आप क्या समझते हैं, जिनमें ट वर्ग के वर्णों की क्या है, अधिकता है। अगर आप राजस्थानी को देखेंगे तो राजस्थानी में ट वर्ग के वर्ण, अब ट वर्ग के वर्ण कौन से आते हैं देखना, क्योंकि ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो है पिछले 1-2 साल से आप एग्जाम देखेंगे यूजीसी नेट का, तो उसमें क्या चीजें हैं, उसमें आपको जो है अब ग्रामर वाला पोर्शन भी पूछा जा रहा है। तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है कि ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण, और 2 इसमें उत्क्षिप्त भी रहेंगे, हालांकि वो अलग से आते हैं, लेकिन है वो इसी परिवार के ही। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। ट वर्ग बहुला राजस्थानी हो जाएगी, इसको भी याद रखिएगा, है ना। बाकी यहां से आपके सारी की सारी चीजें निकल गई हैं। अब वैसे तो आपको इन सब बोलियों को एक बार अच्छे से पढ़ना है। अगर आप पांडे वाली भी बुक से देखेंगे ना इन चीजों को, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। बोली क्षेत्र इन सब के याद रखने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर आपको जो बोली क्षेत्र है, वो किन 3 बोलियों के बारे में याद होना चाहिए आपको देखना, वो कौन कौन सी है। एक आपकी अवधि, एक आपकी ब्रज और एक आपकी खड़ी बोली। यही मेंशन है हमारे पाठ्यक्रम में, जो आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ने हैं। ठीक है, बाकियों के बारे में आपको देखने की जरूरत नहीं है। देखना, आपको सिंपली इन्हीं चीजों के बारे में ही पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके काम की हैं। ठीक है, इनको देखिएगा। ओके, तो अवधि, ब्रज और कौरवी, इनकी विशेषताएं, इनके संदर्भ में इनकी जो व्याकरणिक विशेषताएं या किसी भी प्रकार की हैं, वो ज्यादा अच्छे से पढ़नी है। और बाकी चीजें तो आप पांडे वाली बुक से पढ़िए, या फिर डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से पढ़िए, वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। मैथिली हिंदी जो है वो एकमात्र ऐसी बोली रही है, देखना, जो क्या रहती है आपकी, जो एकमात्र बोली है। और हमारी जो आपकी 28 भारतीय भाषाएं रही हैं, उनमें इनको क्या है, शामिल किया गया है। एकमात्र बोली है मैथिली। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई जब हमारी खड़ी बोली हिंदी भी तो है, लेकिन वो खड़ी बोली हिंदी है, देखना, प्योर हिंदी जो है वो इन 18 बोलियों के मिश्रण से बनी है, 17 बोलियों के। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना और इसको भूलना नहीं है ना। ये अगर भूल जाएंगे तो फिर तो सारा कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, तो मैथिली एकमात्र ऐसी है, और भोजपुरी जो है वो भारतवर्ष में बोली जाने वाली सबसे बड़ी बोली है। इसको आप एक बार जरूर याद रखिएगा। अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि इन 18 बोलियों में सबसे ज्यादा समृद्ध जो है वो साहित्यिक दृष्टि से कौन सी बोली रही है, तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि वो जो है आपकी खड़ी बोली हिंदी ही रही। क्योंकि आधुनिक रूप में अगर हम देखें कि आज जो एक संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाता है हिंदी का, तो वो खड़ी बोली हिंदी के को ही कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रख लेनी है। लेकिन ब्रज और अवधि का साहित्य भी समृद्ध साहित्य रहा है। इसके अलावा भोजपुरी और मैथिली में भी साहित्य जो है वो प्रचुर मात्रा में आपको मिलता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। साहित्यिक दृष्टि से जो पहाड़ी हिंदी है वो थोड़ी सी कम कम है, जिसमें आपको ज्यादा साहित्य देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी थोड़ा बहुत आप इनके नाम जरूर याद रखें। लास्ट टाइम जो है इनसे प्रश्न पूछे थे, हालांकि वो ब्रज और अवधि से रिलेटेड था। लेकिन अगर आपको मान लीजिए अब बघेली छत्तीसगढ़ी के बारे में पूछ लिया, तो उसको भी याद रखिए। बघेली जिसे रिवाई माना जाता है, देखना, रीवा इसका केंद्र है, इसलिए इसे रिवाई भी कहा जाता है। ऐसे करके आपको देखना। और ये सारी चीजें कहां पर मिलेंगी, इन्हीं बुक्स में मिलेंगी, जो बुक मैंने आपको अभी 2 ही बताई हैं। ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनकी हर एक चीज को बारीकी से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और आपका काम हो गया, वो काम नहीं होगा, देखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ी, लरिया और खलटाही, ये इसके अंतर्गत आती हैं, देखना, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर आपकी हरियाणवी है, इसको क्या कहा जाता है, बांगरू कहा जाता है। और इसकी उपबोलियां जो रहती है आगे, उनको भी देखना है आपको। जाटू, चमरवा, ठीक है, देशवाली, इस तरीके के कुछ नाम रहे हैं, वो भी आपको देखने हैं। ठीक है, तो इसको आप कहाँ से देखेंगे, इसको आप इन्हीं बुक्स से देखिए। आपका काम जो है वो बहुत अच्छे से चल पड़ेगा। ओके, बोलियों वाला ये चैप्टर समझ में आ गया। अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी से लेकर के मैथिली तक। किसी को कोई यहाँ पर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, या जो ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार इसको पढ़ा हो, ऐसा तो नहीं है कोई, सबने पढ़ा होगा ये पहले भी। चलिए, तो खड़ी बोली, हम 3 अपनी जो बड़ी बोलियां हैं उनके बारे में देखेंगे, जो पाठ्यक्रम में शामिल है, उनके बारे में क्या क्या चीजें हैं। खड़ी बोली का उद्भव शौरसैनी के अपभ्रंश जो रहा है, देखना, उसका उत्तरी रूप, यानी कि शौरसैनी का भी आखिरी जो रूप है उससे हुआ है, उत्तरी रूप से। याद रखना है, देखना,
कुछ जो है बिल्कुल मध्यम रूप से रहेंगी, कुछ आपकी अलग से रहेंगी, वैसे करके आपको देखना है। बात बड़ा ज्यादा मुश्किल ये नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं जिन्हें आपको देखना पड़ेगा। नामकरण, खड़ी बोली को जो ये नामकरण दिया था, ये लल्लू लाल ने दिया था। अब ये लल्लू लाल कौन हुए? लल्लू लाल ने अपनी एक रचना रची थी जिसका नाम था प्रेम सागर। ये हिंदी के क्या रहे हैं? प्रारंभिक भाषा मुंशियों में रहे हैं, और प्रेम सागर में ही खड़ी बोली को सबसे पहले जो है वो खड़ी बोली कहा गया था। ये बात आपको याद रख लेनी है। लल्लू लाल की प्रेम सागर नामक रचना बहुत प्रसिद्ध रचना रही है। देखना, हिंदी के विकास क्रम में जब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आप इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, प्रेम सागर इसकी श्रेष्ठ कृति रही है। ठीक है, और भाषा मुंशी थे ये, और फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने 1802 में ज्वाइन किया था। जो जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट थे, उन्होंने इनको फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या दी थी? नियुक्ति दी थी, जो विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने का काम ये करते थे। ठीक है, तो लल्लू लाल का योगदान बहुत ज्यादा माना जाता है। देखना किसमें? हिंदी के विकास क्रम में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि लल्लू लाल ने ये जो नाम दिया था, नाम जो आपका खड़ी बोली रहा। इसका दूसरा नाम है कौरवी। इससे ये नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। कुरु जनपद की भाषा होने के कारण इसने इसको क्या कहा? कौरवी कहा। शुक्ल ने भी इसे कौरवी नाम ही दिया, और जॉन गिलक्राइस इसे टकसाली भाषा कहते हैं। ये मोस्ट है, देखना यहाँ से आपको कई बार मिलान के लिए पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली को टकसाली कौन कहते हैं, खड़ी बोली को जो है कौरवी कौन कहता है, खड़ी बोली को जो है खड़ी बोली नाम देने वाला कौन रहा। ठीक है, अब खड़ी बोली क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें खड़ी पाई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके लिए भी सिंपल सी ट्रिक्स है, देखना वो आगे देखेंगे हम। आगे ये कहते हैं कि एक नाम और आया, वो है सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे जनपदीय भाषा कहा है। ये बात आपको याद रख लेनी है, जनपदीय भाषा की, जनपद की ये भाषा रही, इसलिए ये क्या है? ये जनपदीय भाषा रही है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है कि इसको लेकर के विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और ये आपको मिलान के लिए भी पूछे जा सकते हैं, या कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आया था सीयू की एग्जाम में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी हिमाचल प्रदेश में, देखना वहां पर इस प्रश्न को पूछा गया था कि जो सुनीति कुमार चटर्जी है इसने इसको क्या कहा था। लेकिन वहां पर ऐसे प्रश्न पूछा था कि जनपदीय हिंदी जो नामकरण किसने दिया था खड़ी बोली हिंदी को, तो याद रख लेना सुनीति कुमार चटर्जी। हालांकि सुनीति कुमार चटर्जी इसके बारे में कुछ और चीज भी कहते हैं, वो यहाँ पर लिखा है, देखिए क्या लिखते हैं ये। स से सुनीति कुमार चटर्जी, स से सीधी, तो इसने इसको सीधी भाषा कहा है, ये भी ध्यान में रख लेना है, सीधी। ठीक है, अब देखिए स से सुनीता, स से सीधी, सुनीति मतलब सुनीति सीधी। गिल क्राइस्ट, ग से गिल क्राइस्ट, ग से गंवारू, तो गिल क्राइस्ट ने पहले तो टकसाली कहा, लेकिन साथ में कहता है कि भैया ये तो गंवारू भी है। ठीक है, एक तरफ कामता प्रसाद गुरु आते हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? अब ये इसको कर्कश कह रहे हैं, क से कामता प्रसाद गुरु, क से कर्कश। किशोरीदास वाजपेयी खड़ी पाई, वाजपेयी खड़ी पाई। ट्रिक्स देखिए कितनी आसानी से आप इसको समझ जाएंगे कि इसको खड़ी पाई से किसने इसका संबंध माना। तो याद रख लेना किशोरीदास वाजपेयी जी ने। फिर अन्य विद्वानों ने इसे क्या माना है? खरी या शुद्ध माना है। तो अधिकतर लेखकों का मानना तो यही है कि ये भाषा खरी रही, खरी का मतलब होता है शुद्ध रही, परिमार्जित रही, इसलिए जो है इसका नाम खड़ी बोली हिंदी दिया गया। और यही खड़ी बोली हिंदी हमारी जो मेन हिंदी भाषा है उसके मतलब उसी का ही रूप मानी जाती है। ठीक है, और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग जो है वो क्या बोल लेते हैं कि खड़ी बोली हिंदी भी हमारी 22 भाषाओं में शामिल नहीं शामिल है। ठीक है, लेकिन जो हिंदी बनी है वो 17 बोलियों के मिश्रण से बनी है, न कि सिर्फ और सिर्फ खड़ी बोली ही है। ठीक है, उसमें हर एक बोलियों के जो शब्दों को रखा गया है ना, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था खड़ी बोली हिंदी का नामकरण, कि अलग अलग लेखकों ने इसके लिए अलग अलग अपने जो अर्थ बताए हैं। ठीक है, कोई इसका अर्थ जो है वो क्या बताता है? सीधा बताता है, कोई इसको गंवारू बताता है इसका अर्थ, कोई जो है इसको कर्कश बताता है, कोई जो है इसको खड़ी पाई इसका अर्थ को लेता है कि खड़ी पाई के आधार पर ही ये खड़ी बोली पड़ी। ठीक हो गया। अब हम आगे देखेंगे इसके बारे में कुछ अन्य चीजें जिनको आपको याद रखना है। विशेषताओं में देखिए क्या क्या चीजें, ये काम की चीजें हैं। देखना आजकल प्रश्न ऐसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, 5 पंक्तियां और 5 में से 3 ठीक हैं या 2 गलत हैं, ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके पहले पहल तो क्षेत्र याद रखने हैं आपको। अब यहाँ पर आपको याद कैसे रखना है इसको, देखिए क्षेत्रों को। अब आप ऐसे मत लिखिए इसका, आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पर ऐसे लिख दिए तो हम भी तो ऐसे ही लिखेंगे। हैं ये ठीक, लेकिन आपको ये ऐसे नहीं लिखने। इसके लिए आपको एक ट्रिक बनाई है मैंने। अगर आपको वो ट्रिक याद रहती है तो आप ट्रिक के जरिए याद रखिए, अगर ट्रिक के जरिए याद नहीं रहता है तो आप कुछ और कीजिए, अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे बोली क्षेत्र याद रखना बड़े मुश्किल है। तो इसमें आपको याद रख लेना है, आजकल बरसात लगी है, ऐसे भी बिजली चमक रही है ना, तो लिखिए बिजली की गरज से मेरा
दिल राम की देह, राम की देह को बाद में लिखेंगे, पहले आप इसको ऐसे लिख दीजिए, बिजली की गरज से मेरा दिल मुर्दों का नगर और राम की देह सिहर उठी। अब इससे हम क्या समझते हैं? अब देखिए बहुत ही आसान है देखना, ये इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात आपको मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ते हैं तो। बिजली से याद रखना बिजनौर। देखिए बिजनौर कहां पर है? यहां पर लिखिए, पहले नंबर पर इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसीलिए पहले नंबर पर आपने इसके बोली क्षेत्रों में ये लिखना, ताकि आपको इस ट्रिक के जरिए याद हो जाए। अब तब तक मत लिखिए जब तक आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि हो सकता है आप अपने तरीके से भी इसकी ट्रिक बनाएं, ठीक है। जिनको अपने तरीके से बनानी है वो अभी मत लिखिए, और जिनने मेरे हिसाब से रखना है इसको याद, तो वो इसको इस क्रम में लिख सकते हैं। बिजली से बिजनौर, ठीक है। गरज से गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद यहां पर मैंने लिखा ही नहीं है, तो उसको आप लिख लीजिए, ये भी रहेगा। गरज से गाजियाबाद, ठीक है। मेरा से मेरठ है, कहीं पर मेरठ यहां पर है, देखिए ये भी हो गया मेरठ। मेरा से क्या हो गया? मेरठ। दिल से क्या हो गया? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली भी होगा कहीं पर, यहाँ पर यही है मेरठ के साथ, ठीक है, दिल्ली का कुछ भाग है ना। फिर उसके बाद मुर्दों, मुर्दों से मुरादाबाद, दिल से दिल्ली, मुर्दों से हो गया मुरादाबाद। नगर से मुजफ्फरनगर, यहां पर हो गया, ठीक है। राम से रामपुर, रामपुर आया कहीं? हाँ ये आया, उत्तर प्रदेश वाला रामपुर, हमारा हिमाचल वाला रामपुर नहीं, ठीक है। नगर से क्या हो गया? मुजफ्फरनगर हो गया। राम से रामपुर हो गया। देह से क्या हो गया? देहरादून, कहाँ आया? ये आया, देखिए देहरादून का मैदानी भाग। सीहर से क्या याद रखना? सहारनपुर, हो गया याद। बिजली की गरज से मेरा दिल मुर्दों का नगर और राम की देह सिहर उठी। आप अपने जो है इसको थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं कि बिजली की गरज से मुर्दों का नगर, मेरा दिल और राम की देह सिहर उठी, क्योंकि पहले तो पूरे नगर में उठा ना, फिर मेरा दिल उससे सिहरा, फिर जो है राम की देह भी जो है वो सिहर उठी। तो तो किसको प्रभावित करता है जो बिजली की गरज है? यानी वो तो सबको प्रभावित करती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको याद रखिए ट्रिक को। बस आप उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा जैसे भी मर्जी, जैसे क्रिकेट में होता है ना, कैसे भी मर्जी मारो रन 6 मिलने चाहिए, तो यही चीज है कि जैसे मर्जी पढ़ो, बस आपको अल्टीमेटली पता होना चाहिए। और ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, देखना। तो यहाँ पर मैंने सारे ही बोली क्षेत्र इसमें समाहित कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि, मैंने पहले भी बोला है कि बुक को साथ में रखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने अपने बुक में कुछ और चीज बताई है, उसको भी ऐड करना है ना। सारी की सारी चीजें तो यहाँ पर रखना मुश्किल है, क्योंकि इसकी भी कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, है ना, लाइव क्लास में। तो इसको याद थोड़ा सा रखिए। ये हो गया इसके बोले क्षेत्र याद, ट्रिक के जरिए याद रखने हैं, बाकी चीजें बात की बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको याद रखने के लिए। आकार बहुला है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। लोक साहित्य की दृष्टि से ये संपन्न भाषा है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्षिणी एक सीमा तक खड़ी बोली पर ही आधारित है। अब यहाँ पर कई बार ये वाला जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे? कई बार आपको जैसे एक मतलब प्रश्नों में ऐसे पूछा जाता है, जो आज के समय में विवरणात्मक प्रश्न आ रहे हैं, उसमें ये चीज आपको पूछी जा सकती है कि जो आपकी खड़ी बोली हिंदी रही है, इस पर आधारित अन्य जो बोलियां हैं वो कौन कौन सी हैं, या अन्य जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो ये हमने पहले ही इसके विकास क्रम में देखा था। पीजीटी की क्लास अगर आप लोगों ने लगाई होती तो बहुत आसानी से आपको ये समझ आना था, ठीक है। उसमें हम क्या देखते हैं कि हिंदी का जो विकास क्रम है ना, पहले वो किससे निकला, शायद आपको भी मैंने बताई थी ये बात, कि कब वो फिर उर्दूमाई हुई, फिर उसको हम रेखता कहते हैं, जब अरबी और फारसी के शब्दों को उसमें अधिकता रहती है, ठीक है। फिर आगे जो है उसका खड़ी बोली दक्षिणी रूप रहा, जो आपका 13वीं से लेकर के, या जिसको हम कहते हैं कि 14वीं से 19वीं सदी तक, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें ये हिंदी के अंतर्गत ही आई हैं, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये इस पर ही आधारित हैं, भले ही ये स्वतंत्र भाषाएं अपने रूप से मानी जाती हैं, उर्दू हो गया, हिंदुस्तानी हो गया, दक्षिणी हो गया, लेकिन ये खड़ी बोली हिंदी पर ही आधारित है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। प्रारंभिक स्वरों का इसमें लोप रहता है, ठीक है। जैसे हमने मान लीजिए इकट्ठा, यहाँ पर हमने कट्ठा बोल दिया, कट्ठे याद रखने हैं, ऐसे बोलते ना हम भी, मैं भी कई बार बोलता हूँ कि इनको इकट्ठे की जगह कट्ठे याद रखिए। तो ये यहाँ देखिए बिल्कुल प्रारंभिक जो स्वर है वो इन्होंने निकाल दिया इससे, खड़ी बोली हिंदी में, ठीक है। तो ये याद रख लेना। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि खड़ी बोली हिंदी ही हिंदी है, वो नहीं है, वो इसका संकुचित अर्थ है ना। व्यापक अर्थों में हिंदी क्या है, जो हमने अभी पढ़ी, 17 बोलियों के मिश्रण से बनी जो हिंदी है, व्यापक अर्थों में सही मायने में वही हिंदी है हमारी, है ना। अगर संकुचित अर्थ देखें तो फिर आपका क्या हो जाएगा, संकुचित अर्थ जो आपका खड़ी बोली हिंदी हो जाएगा, जो अपने आप में गलत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कट्ठा।
अब मान लीजिए आपको ऐसे शब्द दे दिया कट्ठा, ये किस भाषा मतलब किस बोली से संबंधित माना जाता है, तो याद रख लेना जहां पर प्रारंभिक स्वर जो है वो लुप्त हो जाए तो वो हो जाएगा आपका खड़ी बोली हिंदी। ऐ और औ का उच्चारण ए में हो जाता है और ओ के समान हो जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जहां पर ऐ आ रहा है वहां पर ये लगेगा, जहां पर औ होगा वहां पर केवल ओ हो जाएगा। जैसे आपने ऊना वालों को देखा, ऊना वाले ये नीचे वाले जो अगर औरत बोलना होगा ना तो औरत नहीं बोलेंगे, औरत। और बोलना होगा तो और बोलेंगे। ठीक है, यहाँ जो हमारे हिमाचल वाले हैं, है ना, और वो भी ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए की जगह ए बोलेंगे, औ की जगह जो है ओ बोलेंगे, है ना। तो ये किस में आ जाता है, ये खड़ी बोली हिंदी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, और एक चॉइस और आती है इसमें, देखना, और बीच में लगाने की एक परंपरा, और जैसे ये यूपी वगैरह वाले बोलते हैं और। ठीक है, तो यहाँ पर न से न, देखिए इसकी जगह जैसे हम खाना बोलते हैं ना, ये क्या बोलेंगे, खाना। और बहुत सारे हमारे हिमाचली लोग तो ऐसे ही बोलेंगे। आई थिंक सोनिया जो हमारे साथ हरियाणा से है वो भी ऐसा ही बोलते हैं, खाना पीना, है ना। तो ये भी हमारे साथ साथ की है। ठीक है, तो यहाँ पर न और न की जगह न, ल की जगह ड़, ड़ बीच वाला, र से ड़, ड़ का मतलब है जैसे आपका उत्क्षिप्त जो व्यंजन रहता है, देखना जिसके नीचे नुक्ता लगा है वो उत्क्षिप्त है। नुक्ता का मतलब जिसके नीचे ये थोड़ा सा जो डॉट लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, इसको हम नुक्तामयी वर्ण कहते हैं, देखना। फिर श से स, इसमें परिवर्तन, जैसे मेरे नाम को बहुत सारे लोग जो है उच्चारित कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए संतोष है हमारी क्लास में, देखिए उसको बोलेंगे संतोष। ठीक है, लास्ट वाले श को हम क्या उच्चारित करते हैं, ये स उच्चारित कर देते हैं, तो संतोष से बन जाएगा वो संतोष ही। ठीक है, तो संतोष, ये क्या मतलब हुआ, ये हुआ आपका खड़ी बोली हिंदी में, है ना। ये ध्यान रख लेना है। अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति, अल्प प्राणीकरण मतलब इसमें जो अल्प प्राण ध्वनियां हैं वो आती हैं ज्यादा। जैसे हमारे अल्प प्राण कौन होते हैं, प्रत्येक वर्ग का, अब आपके वर्ग कौन से हैं, ये हैं, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। इनको याद रखने की सिंपल ट्रिक क्या है, कचोटता प्यार, क च ट त प, कचोटता प्यार, क से कचोटता, क च ट त, कचोटता से ये बन जाएगा, प्यार से प हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको अब अपने बच्चों को भविष्य में हिंदी पढ़ानी है तो वो इस तरीके से पढ़ाएं इसको भाई, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो अभी वर्णमाला का ही ज्ञान नहीं होता, कुछ लोग इनको आगे पीछे कर देते हैं। खैर आप लोग तो नहीं करते हैं, आप तो अच्छे लोग हैं, तो आप इसको ऐसे करके इसको याद रखेंगे, है ना। तो ये 5 वर्ग हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें कव जो पहले वर्ण आता है, देखना अल्प प्राण कौन होते हैं हमारे, 1 3 5 बोलते हैं ना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम जो वर्ण रहता है वो आपका क्या रहता है, अल्प प्राणी, अल्प प्राण ध्वनियां रहती हैं। ठीक है, तो जो आपकी खड़ी बोली हिंदी है इसमें जो है अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति रहते हैं। जैसे धोखा की जगह धोखा, उसने मुझे धोखा दे दिया, है ना, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क की ध्वनि हो जाएगी ख में। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ठीक हो गया, यहाँ बात समझ आ रही है या नहीं। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ और देखते हैं इसकी विशेषताएं अगर हैं कुछ। वैसे इनको अगर आप याद रख लेंगे तो आपका काम यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अन्य जहां पर है स्त्रीलिंग के लिए ई, इसमें बड़ा ई जो रहता है वो जोड़ा जाता है। ठीक है, ई जिसको हम कहते हैं अन्न, व नी प्रत्यय का प्रयोग, जैसे धोबन। ठीक है, जैसे शेरनी था, ये शोरनी हो गया, इसको ठीक करिएगा आप, शेरनी। देखिए हमने ई प्रत्यय लगा दिया ना यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अन प्रत्यय लगा दिया धोबी से धोबन बनाने के लिए। ठीक है, अहिरन। ठीक है, तो यहाँ पर अन प्रत्यय लगा दिया, अहीर से अहिरन, अहीर से अहिरन। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी पूछा जा सकता है, देखना कि ई अन और नी प्रत्यय जो है वो कहाँ पर आते हैं, और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न इस बार पूछा गया था, देखना एक नेट में। ठीक है, वो आपको ध्यान रख लेना है। पुल्लिंग बहुवचन के लिए ए प्रत्यय का प्रयोग। ठीक है, जैसे बेटा का जगह क्या लिखते हैं, ये बेटे। ठीक है, तो ए का प्रयोग यहाँ पर रहता है। ठीक है, जैसे हम हिंदी में भी देखते हैं ना, बेटा का बहुवचन क्या हो जाएगा, बेटे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये पुलिंग के लिए बेटे इस्तेमाल करते थे बेटा की जगह। ये आपको ध्यान रख लेना, हालांकि ये हमारा आज के हिंदी में इसको हम बहुवचन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पुलिंग बहुवचन के लिए ए का ही प्रयोग यहाँ पर रखा गया है, ये चीज भी आप देखिएगा। स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए या और ए, जैसे बेटा से बेटियां, यहाँ जोड़ दिया ना आगे, और जराब से जराबें। ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पर कर्ता कर्म संबंध जैसे कारकों का प्रयोग इसमें रहता है। कर्ता का कौन सा कारक चिन्ह होता है, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, मतलब ने, है ना। और कर्म से कर्ता ने कर्म, कर्म में क्या आता है, शाबाश,
बताएगा? हाँ, वो हो जाएगा। संबंध में क्या आता है? संबंध के लिए कौन कौन से हैं? यस, का, ए, ई और रा, रे, री, है ना? ये हो जाएंगे आपके। इनका प्रयोग जो है इसमें होता है। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा पूछे कि कर्ता, कर्म और संबंध जैसे कारकों का प्रयोग जो है वो किस बोली में रहता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि का, के, की और को और ने जो कारक की विभक्तियां हैं ये किस भाषा में देखने को मिलती हैं। तो खड़ी बोली से संबंधित जो चीजें हैं वो आपने ये याद रख लेनी। अच्छा, एक चीज और याद रख सकते हैं आप इसमें, जो अन्य चीजें हैं, मतलब इसके बारे में और चीजें आती हैं। वैसे वो खड़ी बोली में नहीं है, वो हिंदी के संदर्भ में। आप खड़ी बोली ही उसको लिखिएगा। खड़ी बोली के बारे में लेखकों के मत, इसमें एक नाम आता है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसको लिख लीजिए। ये थे ब्रज भाषा के अंतिम प्रौढ़ कवि, याद रख लेना, ब्रज भाषा का अंतिम प्रौढ़ कवि। पहले ये चीज लिखिए इसके बारे में, ठीक है? अब ब्रज का ये समर्थक रहा, तो इसने क्या बोला कि जो हिंदी के, यानी कि खड़ी बोली हिंदी के जो समर्थक थे, उनको इसने हठी और मूर्ख की संज्ञा दी है। ये बात आपको ध्यान रख लेना है। ओके, हठी और मूर्ख की संज्ञा किसने दी खड़ी बोली के समर्थकों को? ये दी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। लिख लिया? लिख लीजिए इसको, है ना? जगन्नाथ दास रत्नाकर खड़ी बोली हिंदी के समर्थकों को हठी और मूर्ख कहते हैं। ये बात हो गई। और एक नाम और याद रख लेना है, पदम सिंह शर्मा। इसको कमलेश नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य में। ये भी आपको ध्यान रखें। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। पिछली बार जैसे एक प्रश्न पूछा गया था, देखना कि हितैषी नाम से हिंदी साहित्य में किसे जाना जाता है। ये यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा था। शायद आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा होगा। प्रीवियस ईयर पेपर देखा किसी ने? अभी अभी वाला जो नहीं, जो इससे पीछे वाला था, हितैषी नाम से हिंदी साहित्य में किसे जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा था। जगदम्बा प्रसाद। यस यस यस, हाँ देखिए एकदम से याद आ गया। यस, जगदम्बा प्रसाद, ये प्रश्न पूछा था यूजीसी नेट में, ठीक है? तो ऐसे ही इसको भी पूछा जा सकता है कि कमलेश नाम से किसे जाना जाता है ना? या फिर आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रभात नाम से किसे जाना जाता है, या फिर दिनकर इत्यादि। ये तो आपको खैर पता ही होते हैं, है ना? तो ऐसे करके ये याद रखने हैं आपको। तो पदम सिंह शर्मा को कमलेश के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भी हिंदी के संबंध में कुछ चीजें कही। इन्होंने बोला कि हिंदी जो है वो कर्णकटु है। खड़ी बोली हिंदी के संदर्भ में इसने क्या कहा? कर्णकटु बोली कहा है उसको, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दो लोग हिंदी को क्या बोल रहे हैं, देखना यहाँ पर, हठी और मूर्ख की संज्ञा दे रहे हैं, जो हिंदी के समर्थक थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर उनको ये बोल रहे हैं, और स्वयं ये ब्रज भाषा को मानने वाले थे, इसलिए ब्रज भाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि या प्रौढ़ कवि से कहा जाता है, ठीक है? पदम सिंह शर्मा रहे तुलनात्मक इसके जनक, जो तुलनात्मक आलोचना का जनक माना जाता है इसको, जो पदम सिंह शर्मा रहे। ये लिख लीजिए इसको भी अभी, है ना? क्योंकि भविष्य में आपको ये काम आएगी। पदम सिंह शर्मा, इन्होंने पहला जो पदम पराग शीर्षक से पहला संस्मरण भी लिखा था, और पहली तुलनात्मक जो आलोचना इन्होंने की थी बिहारी और एक फारसी के कवि रहे हैं सादी, उसकी तुलना भी इसने सबसे पहले की थी पदम सिंह शर्मा ने, ठीक है? तो ये बात आप ध्यान में रख लेना। तो ये थी खड़ी बोली के बारे में कुछ अन्य चीजें। अगर आप देखेंगे खड़ी बोली के साहित्य के संदर्भ में, तो पहला जो महाकाव्य खड़ी बोली में रचा गया था वो था प्रिय प्रवास, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है, ठीक है? उसको आप आगे पढ़ेंगे। तो प्रिय प्रवास जो रहा, यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य रहा, और इसीलिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को क्या कहा जाता है? हिंदी का या आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि उसको कहते हैं। तो ये ध्यान रख लेना है, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, याद रखनी है ये बात। और दूसरी चीज क्या याद रखना है आपको, कि आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, तो वो थे श्रीधर पाठक। आधुनिक की बात कर रहा हूं मैं, देखना। अगर आपको पूछें खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि, तब क्या हो जाएंगे? तब हो जाएंगे अमीर खुसरो। ये आपको याद रख लेना है, खड़ी बोली का आदि कवि कौन होगा? अमीर खुसरो, ये याद रखना। ओके, तो इतने सारे प्रश्न हैं जो आपको हिंदी से मतलब मोस्ट याद होना चाहिए, ठीक है? धीरे धीरे हिंदी का विकास कम हुआ, हिंदी नई चाल में ढली। कब ढली? 1873 में ढली। किसने बोला? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बोला। ये चीजें आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या बोला? निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हिय को सूल। ये बात भी उसने कही, ठीक है? तो
हिंदी को सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित करने का काम किसने किया? तो वो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। किस पत्रिका के माध्यम से किया? वो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया। इन टॉपिक्स के बारे में आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, ये आपको बस थोड़ी सी महज जानकारी याद रखनी है। अभी हम सिर्फ इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। साहित्यिक दृष्टि से आप ये कह सकते हैं कि हिंदी जो रही है, आपकी खड़ी बोली जो रही है, वो एक समृद्ध भाषा रही है, क्योंकि अधिकतर हिंदी का साहित्य जो है वो इसी भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है, और श्रेष्ठ ग्रंथों में मैंने आपको ये नाम बता दिए कि प्रिय प्रवास इत्यादि इत्यादि, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। और जो आपकी ये कौन सी रही, कमाई रहा, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य उसको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये चीजें हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। आता है आपका दूसरे नंबर पर ब्रजभाषा। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। देखिए किससे हुआ, अब ये मध्यवर्ती, जबकि जो आपकी खड़ी बोली हिंदी थी वो था उत्तरी अपभ्रंश से, ये ध्यान रख लेना है। ब्रज का पुराना अर्थ होता है पशुओं का या गौओं का चारागाह। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र क्या कहलाया? ब्रज क्षेत्र कहलाया। तो जहां पर पशु इत्यादि को चराते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ब्रज। और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रज भाषा कहलाई। ब्रज भाषा को काफी लंबे टाइम तक जो है वो भाषा ही कहा जाता रहा, और संस्कृत को भी भाषा के नाम से ही जाना जाता रहा। ठीक है, तो इसीलिए कुछ लोग इसको भाखा भी कहते हैं। देखना यहाँ पर दिखा है, देखिए इसके अन्य नाम में क्या नाम आता है? अंतर्वेदी। ठीक है, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, अभी वाले में नहीं, इससे पीछे वाले में, कि भुक्सा, जादोवटी इत्यादि ये किसकी अन्य उपबोलियां हैं। तो इसलिए मैंने कहा है आपको कि जो भी आपकी बुक है उसमें ये अन्य उपबोलियां इत्यादि दी हुई हैं। फिर बाद में ये मत बोलना कि ये मेरे मुंह से ही नहीं निकलना चाहिए कि ये इनकी बोलियां हैं। जो चीजें मैंने नहीं भी बोली हैं वो भी आपको पढ़नी है। मेरे शब्दों तक सीमित रहेंगे तो फिर आपका उद्धार नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्वाभिमानी बने, और मतलब खुद भी चीजों को देखें। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड ही हो जाए। ठीक है, तो बोलियां भुक्सा, जादोवटी, डांगी इत्यादि इसकी रही हैं। अंतर्वेदी इसको कहा गया है नाम, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अंतर्वेद जो यमुना के किनारे वाला जो क्षेत्र आता है, देखना उसको अंतर्वेद के नाम से जाना जाता है। तो वहां के आसपास की जो भाषा रही इसलिए उसको अंतर्वेदी भी कहा गया है। आरंभिक रूप इसका पिंगल था, जो मैंने पहले आपको बता दिया ना कि शुरुआती रूप इसका पिंगल था, और मध्यकाल में ये भाखा के नाम से प्रयोग प्राप्त होता है इसका। ठीक है, लेकिन भाका कम लोग कहते हैं। देखना आप इसको पिंगल, आप इसको ब्रज ही याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके जो बोली क्षेत्र हैं इनको याद रखने की भी एक सिंपल सी ट्रिक है। उसको याद रखने की ट्रिक क्या है? अब याद रख लीजिए, वो ब्रजवासियों, भरतपुर के करौली गांव में अब आम बरेली, बरेली हमारे बोलते हैं बिल्ली को, आप लिख लीजिएगा बिल्ली ही, जिसको बरेली समझ नहीं आएगा। आम बरेली आटा खाएगी। अब इसको कैसे याद रखना है? अब इसी क्रम में आपको ये बोली क्षेत्र याद रखने हैं। फिर से आप कहेंगे कि आपने खुद आगे पीछे लिखे। चलिए, मुझे तो थोड़े से याद है इसलिए मैंने इसको इनको जल्दी जल्दी में ऐसे ही लिख दिया। अब आप ट्रिक के जरिए, ओ से तो कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो अपनी ट्रिक याद रखने के लिए। ब्रजवासियों से ब्रजभाषा के बोली क्षेत्रों को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ओकार बहुला ब्रजभाषा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके बोली क्षेत्रों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? भरतपुर से भरतपुर हो जाएगा। देखना निकालते रहेंगे हम इनके बोली क्षेत्रों को। अब देखिए ऊपर भरतपुर ही नहीं है, वो छोड़ दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो भरतपुर आ गया पहला। करौली से करौली, करौली भी नहीं लिखा है, चलिए उसको भी लिख लीजिए। गांव से गुड़गांव, गुड़गांव तो आना चाहिए कहीं ना कहीं, नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। मेन जो है जो यहाँ पर हैं उनको, ठीक है, उनको रहने दीजिए। भरतपुर के करौली गांव में, गांव से गुड़गांव लिख लीजिए इसको साथ में। मैं से मैनपुरी, मैनपुरी तो आया, ये आ गया। ठीक है, अ से अलीगढ़, अ से क्या आ गया? अलीगढ़ भी आ गया। ब से बदायूं, यहां पर आ गया। ठीक है, आ से आगरा, म से मथुरा, आम का मतलब है आगरा और मथुरा। बरेली से मतलब है बरेली, जो झुमका गिरा बरेली के बाजार में ना, वो वाला बरेली। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। आटा से एटा, एटा आया कहीं? नहीं आया। तो जो नहीं आए उनको यहाँ पर इसी क्रम में लिखना है, और जो यहाँ पर छूट गए उनको, हाँ एटा यहाँ तो लिखा है, देखिए एटा। ठीक है, बरेली यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और इसके आसपास के क्षेत्र। धौलपुर नहीं आया इसमें ना, धौलपुर नहीं आया, और कौन कौन नहीं आए? भरतपुर नहीं आया, करौली नहीं आया, उनको लिख लीजिए। भरतपुर के करौली गांव में अब आम बरेली आटा खाएगी। ठीक है,
आप ऐसे भी लिख सकते हैं धौलपुर और भरतपुर के करौली गांव में, है ना, ऐसे लिख सकते हैं धौलपुर और भरतपुर के करौली गांव में अब आम बरेली आटा खाएगी, या आम बिल्ली क्या खाएगी, आटा खाएगी। बिल्ली से बरेली याद रख लेना, हमारे पहाड़ों में बिल्ली को बरेली बोलते हैं। क्यों है माँ, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ जी। और संतोष के क्या बोलते हैं, संतोष सो गई। नहीं नहीं सर। सिरमौर में क्या बोलते हैं अनिल, बिल्ली को, किस चीज के लिए सर? बिल्ली को बिल्ली बोलते हैं सर। हाँ बरियाली बोलते हैं ना। तो यहाँ पर बरियाली से बरेली याद रख लिया मैंने तो ऐसे लिखा है बरेली। तो ये मेरी अपनी ट्रिक है, आपके काम आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो आपकी इच्छा है ना। अब इसी क्रम में लिखने हैं आपको, देखना ओ से ओकार बहुला, ब्रज से ब्रज भाषा, ठीक है। इसके बोली क्षेत्र धौलपुर और भरतपुर, पहले लिखिए धौलपुर, फिर उसके बाद लिखिए भरतपुर, फिर करौली से लिखिए करौली, गांव से लिखिए गुड़गांव। मतलब जैसे आपकी ट्रिक है वैसे ही ये बनानी है, तभी याद रहती है। धौलपुर, भरतपुर और भरतपुर के करौली गांव में, मैं से मैनपुरी, ठीक है। अब अ से अलीगढ़, ब से बदायूं, अलीगढ़ बदायूं, अब हो गया ना। आम, आम से आगरा, ठीक है। म से मथुरा, ठीक है। आम बरेली, बरेली से मतलब बरेली, और आटा से मतलब एटा। और इसके बोली क्षेत्र सारे के सारे आपके सामने आ गए, कोई भी नहीं छूटा। छूट गया हो तो बताना। बात समझ में आ गई, सिंपल सा था या नहीं था जी। कविता। अब बोली क्षेत्र नहीं बोलना है इसके, और ये आपको पूछे जाएंगे पेपर में, पक्का पूछे जाएंगे, देखना फिर आप मुझे याद करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब आगे है इसकी विशेषताएं, जिनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उच्चारण की दृष्टि से ये ओकारांत है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओकार बहुला या ओकारांत, मतलब अंत किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है, ठीक है। ऐ और औ का उच्चारण सामान्य रूप में ही होता, यानी कि ये ऐसे ही इसमें रहे। जबकि खड़ी बोली में ये क्या थे, खड़ी बोली में ये ओ और ये हो गए थे, है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये इसी रूप में ही प्रयोग में लाए जाते थे। प्रारंभिक स्वर सामान्य रूप में, तो प्रारंभिक स्वर जैसे पहले हमने क्या बोला था कि भाई इकट्ठा हो गया, लेकिन यहाँ पर भी इकट्ठा ही होगा, ठीक है। तो ये सामान्य रूप में ही आ गया प्रारंभिक स्वर। र से ड खड़ी बोली के समान, लेकिन न से न खड़ी बोली के विपरीत, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि खड़ी बोली में हम इस वाले न का प्रयोग करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो इसके उल्टा हो गया, ठीक है। और र से ये खड़ी बोली के समान, जैसे र की जगह जो है ड का प्रयोग वहां पर होता रहा, लेकिन यहाँ पर ये भी वैसा ही रहा। ये है इसके कहने का मतलब। अल्प प्राणीकरण, स्त्रीलिंग के लिए ई, इया, आइन तथा आनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ, जैसे नाई से नाइन, ठीक है, इया लड़कियां, ठीक है, ई बड़ी जोड़ते हैं इसमें, है ना। ये चीज ध्यान रख लेना स्त्रीलिंग बनाने के लिए। अल्प प्राणीकरण वो वैसे ही रहा जैसे पीछे था खड़ी बोली में, ठीक है, कि यहाँ पर अल्प प्राण वर्णों का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, वनस्पत जो आपके महाप्राण ध्वनियां हैं उनके, ठीक है। ये इसकी विशेषताएं रहेंगी जिन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम। इसके अलावा अगली जो आती है, देखिए तीसरी हमारी जो महत्वपूर्ण बोली है वो है अवधि। अब अवधि के बारे में आपको क्या क्या याद रख लेना है। अवध यानी कि अयोध्या, राम की जन्मभूमि, ठीक है। अयोध्या का विकसित रूप ही माना जाता है अवधि, ये बात याद रख लेना। अवध केंद्र होने से इसके बोली क्षेत्र को हम अवधि के नाम से ही जानते हैं, ये बात याद रखनी। अन्य नाम थे इसके कौशली और बैसवाड़ी। बैसवाड़ा उत्तर प्रदेश का जो एरिया रहा, देखना वहां के आसपास की जो भाषा रही है उसे ही बैसवाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक तो आपने ये चीज याद रख लेनी। अवधि के विकास को कितने कालों में विभक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अवधि के 3 कालक्रम आते हैं। आदिकाल प्रारंभ से 1400 ईस्वी तक का जो समय था वो है अवधि का आदिकाल, याद रखना है। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है मध्यकाल। मध्यकाल का समय क्या था, 1400 से 1700 तक रहा, ठीक है। और आधुनिक काल 1700 से अब तक, ये थे अवधि के भाग। यहाँ पर ज्यादातर अवधि का जो प्रयोग हुआ वो कहां पर रहा, देखना वो आपके जो 1400 से 1700 तक का समय था, ये अवधि का हाईएस्ट जो मतलब जो जिसको हम कहते हैं ना पीक था इसका ये, ठीक है। आप सूफी प्रेमाख्यानक काव्य देखेंगे, पूरा का पूरा अवधि में ही रचा गया है। तो भक्ति काल हमारा जो रहा, ये ब्रज और अवधि समान रूप से इस युग में प्रयोग में लाई जाती रही, और यहीं से ही जो अवधि और ब्रज को एक भाषा का दर्जा जो है वो
मिलने लगा। ये बात आपने जरूर याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखना ये अवधि के बारे में। ठीक है, इसको याद रखिए। फिर आते हैं अवधि के बोली क्षेत्र, इनके लिए ट्रिक आपको बनानी है। ठीक है, लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर का कुछ भाग, उन्नाव आता है, रायबरेली आता है, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी इत्यादि। बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट रहे हैं जो आपको बुक में दिए हुए हैं, उनको आप वहां से याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं देखता हूं कि कल के लिए कौन कौन जो लोग हैं इसकी ट्रिक बना के आते हैं। ये काम आपके लिए रहेगा, बोली के बारे में, जो अवधि है उसके बारे में जो चीजें हैं इनको आपको देखना है। अवधि का श्रेष्ठ महाकाव्य अगर पूछा जाए तो रामचरितमानस। ठीक है, अवधि का पहला रचित जो महाकाव्य है वो कौन सा है, या अवधि का जिसको हम सबसे बड़ा महाकाव्य कहते हैं देखना, वो है आपका पद्मावत। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है आपको। और अवधि में रचित प्रथम जो रचना मानी जाती है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी रही, जो आपकी राजकुमार ऋतुपर्ण जिसमें है, क्या नाम था उसका, अभी मैं एकदम से भूल गया। शाबाश, सत्यवती कथा। यस, सत्यवती कथा, इसको शुक्ल बोलता है कि अवधि की प्रथम रचना रही है देखना। ठीक है, तो अवधि के जो भी साहित्य में हम देखेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे इसको, है ना। तो आपको श्रेष्ठ जो रचना है वो ही याद रख लेनी है। श्रेष्ठ जो एक तो आपका कौन सा रहा, पद्मावत रही, और दूसरा जो आपका रामचरितमानस, तुलसीदास का जो श्रेष्ठ काव्य। आधुनिक काल में कृष्णायन, ये थी एक रचना। कैसी रचना रही, कृष्णायन नामक रचना रही, जो किस चीज की है, जो अवधि की मानी जाती है आधुनिक काल की श्रेष्ठ रचना, महाकाव्यात्मक जो रचना रही है। ये द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है देखना, आधुनिक काल में रचा हुआ, और द्विवेदी युग में आता है ये ग्रंथकार। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। ये है अवधि के कुछ महत्वपूर्ण नाम। ठीक है, ब्रज के नहीं बताया मैंने क्या, ब्रज का जो स्वर्ण युग था वो था रीतिकाल। चलिए इसको भी याद रख लीजिए। अब ब्रज का जो नहीं बताया था, ब्रज का स्वर्ण युग था रीतिकाल। ठीक है, उसको याद रख लेना। और ब्रज भाषा का प्रतिनिधि कवि अगर आपको पूछें, या ब्रज भाषा का श्रेष्ठ कवि पूछें, तो वो घनानंद हो जाएगा, उसको याद रख लेना है। ठीक है, घनानंद जो है ब्रज भाषा का श्रेष्ठ कवि। ठीक है, हालांकि ब्रज में बहुत सारे नाम रहे रीतिकालीन, जैसे बिहारी कवि रहे, बिहारी के अलावा वहां पर आपके केशव दास रहे, भूषण रहे, है ना, पद्माकर रहा, बोधा रहा, ठाकुर रहा। ये जो बड़े बड़े नाम हैं इनको याद रखना, देव कवि को याद रखना है ना। ये थे जो आपके ब्रज के अंतर्गत आते हैं। अब रचनाएं खुद याद रख लीजिए कि कौन कौन सी उनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं, है ना, वही है। अवधि में ये हो गए। और अवधि की विशेषताएं इनमें लिखा है, देखिए, उच्चारण के आधार पर उकारांत भी है, उदासीन आकार बहुला भी है, यानी कि वाकारांत है। ये मैंने आपको पहले ही बात बता दी। ऐ और औ का उच्चारण संध्याक्ष जो संध्याक्षरों के रूप में हुआ। ठीक है, संध्याक्षर मतलब जो बीच के हैं, संधि करने वाले। ठीक है, ऐ और औ के लिए ये आए, जैसे चौड़ा को चौड़ा, मैंने बोला था ना, और बहिन, है ना, ऐसे। ठीक है, चौड़ा यहाँ पर लिखा है, देखिए, चौड़ा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संध्याक्षर, संधि करने वाले जो अक्षर हैं, संधि करने वाले जो वर्ण हैं। ठीक है, आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संध्याक्षर जो रहते हैं वो किस भाषा की विशेषता है या किस बोली की विशेषता है। तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि संध्याक्षर जो है वो किस बोली में आते हैं, अवधि में आते हैं। ठीक है, या संध्याक्षरात्मकता इसको कह सकते हैं। ये शब्द आपको ऐसे पूछा जा सकता है, संध्याक्षरात्मकता, संध्याक्षरात्मकता, अक्षरात्मकता, ऐसे करके, है ना, संध्याक्षरात्मकता किस बोली की विशेषता है। तो याद रख लेना, ये हो जाएगी अवधि। बहुत सारे लोग तो इस शब्द को पढ़ने से ही डर जाएंगे कि भैया ये प्रश्न पता नहीं कहां से आ गया, तो ये इसको जोड़ के ही बनेगा, ऐसे करके, है ना। संज्ञा के जो प्रारंभिक स्वर वो सामान्य रूप में, मतलब यहाँ पर वो वैसे ही रहा जैसे आपका ब्रज में आ रहा था इससे पहले। संज्ञा के 3 रूप यहाँ पर मिलते हैं, जैसे लरिका, लरिकवा, लरिकौना, नदी, नदी या नदीवा। तो याद रख लेना संज्ञा के 3 रूप किस में आते हैं, जैसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो 3 रूप संज्ञा के अवधि में। ठीक है, कर्म व कारक, कर्म और कौन सा, संबंध कारक। तो इसमें कारक कौन से आते हैं, कर्म, और दूसरा संबंध, इसकी व्यवस्था रही इसमें, बाकी कुछ नहीं रहा। ये तो आपके खड़ी बोली में भी थे, है ना। और विशेषण अविकारी ही रहते हैं, जैसे छोटा लरिकवा, छोटी बिटिया, छोट बिटुआ। ठीक है, छोट लड़की, मतलब विशेषण देखिए, ये है ना, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है। ठीक है, तो लड़का तो वैसे ही रहा, आगे लड़की हो गया, उसका बिटिया हो गया, लरिकवा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, वाह आया, यहाँ पर आ आया, लेकिन या आया साथ में। तो इसका मतलब क्या है,
यह साथ में आया तो वकारांत ही नहीं है, यकारांत भी हो सकता है, इसलिए हम इसको उदासीन आकार बहुला कह रहे हैं कि भाई सिर्फ आ की ध्वनि नहीं आ रही है, आ के साथ जो है कुछ क्या आ रहे हैं, आपके व्यंजन भी आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये उदासीन आकार बहुला है। ठीक है, ये याद रख लेना कि विशेषणों में इसमें कोई भी विकार नहीं होता। ठीक है, छोटे को छोटा ही कहा गया है यहाँ पर, देखना विशेषण में। ओके, ये हो गई विशेषता। फिर यहाँ पर हिंदी की कुछ बोलियां रखी गई हैं, उनके नामकरण करता है, इनको आपको खुद से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको मिलान वाले क्वेश्चनों में प्रश्न जो है वो जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तरफ बोली दी गई है, दूसरी तरफ जो है उसके नामकरण करता है ना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, राहुल सांकृत्यायन का ये वाला है, ग्रियर्सन का बिहारी है, रेमंड का भोजपुरी है और मैथिली कोलब्रुक का है। इन्हें आप जरूर याद रखिए, ये नामकरण देने वाले लेखक रहे हैं। ये आपको पांडे वाली बुक में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये था आपका हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की जो 17 बोलियां रही हैं उनको याद रखना है, और साथ ही साथ उनके जो बोली क्षेत्र, जो 3 हमारी मुख्य बोलियां रही हैं, इनको याद रखिएगा, है ना। जिनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ने को कहा गया है आपके पाठ्यक्रम में, वो आपको विस्तार से ही देखनी पड़ेगी।